अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में। आज हम 8 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखेंगे। अब देखिए, थोड़ी बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उस वजह से जो पावर कट है वो हो रहा है फ्रिक्वेंटली। वाईफाई जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, जो नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके वजह से वीडियोस में थोड़ी इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको ओवरकम करके आपके सामने वीडियोज़ जो है वो रेगुलरली अपलोड कर पाऊँ। तो आपका साथ भी चाहिए, आपका विश्वास जो है वो तो हमेशा बना हुआ है। और उसी के साथ साथ जो एमएम एकेडमी है उस पर ज्योग्राफी का कोर्स भी आ गया है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्द से जल्द लीजिए, क्योंकि प्राइजेस जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। तो इतने कम प्राइजेस में आपको इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतने सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर, कौन बनेगा आया सीरीज़, वो आपको वहाँ पर मिल रही है। तो जल्द से जल्द इनरोल कीजिए। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अब देखिए, जो कौन बनेगा आईएएस की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूँ, जिससे क्या होता है कि जो एनरोल नहीं कर पा रहे हैं एमएम एकेडमी में, तो अगर उनको करंट अफेयर, देखिए बाकी जो है, जो स्टैटिक पोर्शन है, मतलब जो कोर्सेज ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एथिक्स हो, उसके तो पीडीएफ नहीं, लेकिन एटलीस्ट कौन बनेगा आईएएस की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आप जो करंट अफेयर्स है वो एंजॉय कर सकते हो। तो फॉलो ज़रूर कीजिए टेलीग्राम पर। और बाकी जो लिंक है वो सभी की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो सदर्न इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका नाम आपको बताना है। उसी के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको जो इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग वो भी लिखना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। जो पीडीएफ रहेगी, जो टेलीग्राम पर आएगी, उसमें इसका जवाब जो है वो भी आपको दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर हम कुछ वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो पहला वर्ड यहाँ पर आता है सीरिंग। अब सीरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम जो है इसका मतलब होता है सीवियर या फिर एक्सट्रीम, ये इसका मीनिंग हम देख सकते हैं इंग्लिश में। और अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में गंभीर रूप से गंभीर, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिपल डिजिट रिकॉर्ड वॉज नॉट अ फ्रीक इवेंट ईदर बट सम इंस्टेड पार्ट ऑफ अ सीरिंग हीट वेव। मतलब हम कोई भी अगर क्रिटिकल इवेंट हो रहा है, क्रिटिकल अगर सिचुएशन हो रही है, एक्सट्रीम सिचुएशन हो रही है, उसे हम सीरिंग से संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि कोविड की वजह से भी जो हो रहा है उसे भी हम सीरिंग करके जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिमिनिटिव। डिमिनिटिव मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। तो इसमें सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, द किड्स इंक्लूड फेल्ट, रिबन्स, थ्रेड्स एंड मोर टू क्रिएट डिमिनिटिव अवार्ड बैचेस। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो हम बोलते हैं वो ले सकते हैं। और तीसरा आता है इन्यूर्ड। इन्यूर्ड का मतलब होता है टफ बनाना हैबिचुअल एक्सपोजर से। मतलब क्या है कि समझ लीजिए, एग्जांपल अगर मैं दूं तो जो अफ्रीका में लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब या जो इक्वेटोरियल रीजन के पास रहते हैं, वो हैबिचुअल एक्सपोजर जो उनको होता है हीट वेव्स का, तो उससे वो काफ़ी टफ हो जाते हैं। या फिर जो एकदम पोलर रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ जो ठंड पड़ती है तो हैबिचुअल एक्सपोजर की वजह से काफ़ी टफ हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्यूर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभ्यस्त प्रदर्शन से कठिन बना दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर है मार्केट सीम इन्यूर्ड टू इम्पीचमेंट ट्रायल ऑफ द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अंडरवे इन द यूएस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वर्ड्स हैं इनका सेंटेंस में इस्तेमाल करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उसी के साथ साथ आप जो आपका पूरा दिन भर का एक रूटीन है उसमें इन 3 वर्ड्स का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। तो आइए एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज, एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। अगेन यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात की जा रही है, तो अच्छी तरीके देखेंगे हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि जो नए ज्वाइन हो रहे हैं उसी के साथ साथ एक मेरा पुराना वीडियो है उस पर कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी को लेकर। तो यहाँ पर डाउट जो है वो अराइज हो गए हैं। तो जो भी लोग ये सोच रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जो मैं बोल रहा था वो गलत था, तो यहाँ पर आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर यूएस वीज़ा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा, तो किस तरीके से अफेक्ट करेगा इसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज देखोगे कंटिन्यूसली जो चाइना है उसी के रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो सभी को मिलाकर चाइना के रिगार्डिंग हम बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी देख रहे हैं, तो सभी को मिलाकर हम एक अच्छा सा आंसर जो है बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो छोटे मोटे न्यूज़ आर्टिकल्स है, गालवान वैली उसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो यहाँ पर हाईवे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए। उसी के साथ यहाँ पर परमानेंट आर्मी कमीशन जो है विमेन के लिए, फॉर विमेन, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वर्ल्ड बैंक जो है वो नमामि गंगे को बूस्ट करेगा। अब देखिए ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं ना, ये न्यूज़ आर्टिकल्स हम क्यों लेते हैं यहाँ पर? क्या ये न्यूज़ आर्टिकल टाइटल से आपको समझ में नहीं आ रहा है? वर्ल्ड बैंक जो है बूस्ट करने वाले नमामि गंगे, लेकिन इसमें से जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, जो बॉडी है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो बॉडीज होती है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो लेते हैं। उसी के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आर्टिकल्स बोलिए, जो भी बोलिए, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो हम कंसिडर करते हैं। तो हम बेसिकली अगर देखा जाए न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूज़ मुझे बताने में 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग स्टैटिक पोर्शन से इन्फॉर्मेशन निकालने में मुझे कम से कम 15 मिनट से ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे सिनारियो में एक इस पे 15 मिनट से समझ लीजिए कितने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हम कवर करते हैं, तो कितना ज़्यादा वक्त लग जाता है। न्यूज़पेपर को पहले तो पढ़ना पड़ता है ना, फिर उसके बाद इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप समझ लीजिए 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। अब मुझे आदत हो गई है इसलिए 2 घंटे लगनी चाहिए। फिर उसके बाद इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकालना, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रही। अब जैसे हर्ड इम्यूनिटी है उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अलग अलग सोर्सेस पढ़ो, तो उसमें काफ़ी वक्त जाता है। तो इतनी में जब ये हो रहा है तो आप भी थोड़ा शेयर कर दीजिए, है ना। तो आइए फर्स्ट यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। आफ्टर गालवान वैली ट्रूप्स जो है दोनों साइड के वो अब यहाँ पर पीछे हट रहे हैं। तो ये देखिए ये चीज़ हमने बहुत बार देखी हुई, बहुत बार कवर की हुई है। ये चाइना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा ताज कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर तो खैर इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर लद्दाख जो एरिया है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम लद्दाख देखते हैं तो फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ये वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब मैंने आपको ये कई बार बताया हुआ है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल और यहाँ पर ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब जो ब्लू इसमें आपको नजर आ रही है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के साइड है। यहाँ पर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये जो लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये डिमार्केटेड है। मतलब यहाँ पर दोनों ही जो गवर्नमेंट है उनको पता है कि भैया LOC जो है वो कहाँ पर है। लेकिन जब हम बात करते हैं LAC की, अक्साई चीन का जो एरिया है जो कि है चाइना के साथ, तो ये डिमार्केटेड नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये डिस्प्यूटेड है। कोई समझते हैं कि हमारी ये लाइन है और कोई समझते हैं कि हमारी ये लाइन है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये वाला जो एरिया है ये POK का ही था, लेकिन ये चाइना को गिफ्ट कर दिया गया है। अब ये कितने सही तरीके से पाकिस्तान खेल गया इसमें देखिए कि यहाँ पर पाकिस्तान को पता है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि ये वाला पूरा एरिया जो है ये पाकिस्तान के पास था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला जो एरिया है ये चाइना को देने की वजह से क्या हुआ कि अब अगर इंडिया ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की कोशिश करता है तो इसमें चाइना जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। और ये वाला एक बेनिफिट जो इंडिया को मिलता है कि ये जो है सियाचिन ग्लेशियर ये इंडिया के पास हमें देखने को मिलता है और ये हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वो भी मानी जाती है। अब यहाँ पर ये एरिया हमारे पास रहने की वजह से एक एडवांटेज मिलता है। नहीं तो क्या था, अगर ये एरिया चला जाता तो फिर ये पूरा एरिया जो है ये पूरा एरिया इंडिया से कनेक्टेड, मतलब सिर्फ इंडिया के पास ये वाला एरिया होता। लेकिन अब ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है, मतलब इस तरफ से भी अगर कुछ हो रहा है या इस तरफ से भी हो रहा है तो इंडिया के पास एक एडवांटेज जो है वो रहता है।
अब यहाँ पर पूरी समस्या जो है वो चल रही है यहाँ पर गालवान वैली हॉट स्प्रिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब गालवान वैली जो है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो भी ऊंचाई पर है, और जो भी ऊंचाई पर होता है उसे बेनिफिट मिलता है। किस तरीके से मिलता है इस पर भी मैंने आर्टिकल जो है वो कवर किया हुआ है। बट ऑब्वियस है कि अगर हम ऊंचाई पर है यहाँ पर है तो नीचे से जो आ रहा है हम इजीली उसे देख सकते हैं, उसे मार सकते हैं, है ना। और जो ऊपर चढ़कर आ रहा है उसे इतने सारे इक्विपमेंट्स लेकर चढ़ना है, उसी के साथ साथ उसे छुपना भी है, बचना भी है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि नीचे जो रहता है उसको डिसएडवांटेज मिलता है। लेकिन कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसमें तो ऊपर जो पाकिस्तान है उसने कब्जा कर लिया था। सोचिए हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, उन्होंने फिर भी वहां पर फतेह हासिल की। अब यहाँ पर जब हम चाइना की बात करते हैं तो गालवान वैली के ऊपर कब्जा वो जमाने की कोशिश कर रहे थे, काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों ही तरफ से यहाँ पर बैकआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो अपने सोल्जर्स है दोनों ही साइड से पुलिंग बैक हमें देखने को मिल रहे हैं हॉट स्प्रिंग सेक्टर में, ठीक है, गालवान वैली के बाद। तो यहाँ पर भी अब वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि गालवान वैली जो है वहाँ पर पीछे तो हट गए हैं, अब यहाँ पर हॉट स्प्रिंग एरिया जो है यहाँ पर भी पीछे हटते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बहुत सारे लोग जो इसका क्रिटिज्म कर रहे हैं कि फिर इंडिया जो है इंडिया की ही टेरिटरी से पीछे क्यों हट रहा है। यहाँ पर अगर हमारा ये सोल्जर्स है तो फिर हमारी ये पूरी हमारी ही तो टेरिटरी है, तो यहाँ पर हमारी ही टेरिटरी से पीछे हमारे सोल्जर्स क्यों हट रहे हैं, ये यहाँ पर जो क्रिटिज्म है वो हो रहा है। तो क्या ये वाली जो लाइन है अभी डिमार्केटेड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे डी एस्केलेशन जो शुरू है फ्रॉम द डेप्थ एरिया, चाइनीज ट्रूप जो है अब वो पीछे हटते जा रहे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक जो है डिप्लोमेटिक पीसफुल, ये हम ये भी मान सकते हैं डिप्लोमेटिक एक विन भी मानी जा सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर रोड जो है वो बनाया जा रहा है ना। रोड का नाम क्या है, डरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये जो रोड है ये कंटिन्यू रहेगा और ये रोड 2020 में कंप्लीट हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे बीआरओ जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस जो है उसका कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर कर देगी, रोड कनेक्टिविटी जो है उसे भी इंप्रूव कर देगी ईस्टर्न लद्दाख में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरे न्यूज़ आर्टिकल में ये सारी चीज़ें जो है ये हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बीआरओ का नाम आ रहा है। तो बीआरओ ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अगर हम देखें, भले ही कौन बनेगा इस सीरीज में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे बीआरओ जो है फॉर्म किया गया था 7 मई 1960 को। इंडिया बॉर्डर जो है उसे सिक्योर करने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के लिए रिमोट एरियाज में एग्जीक्यूटिव हेड जो है बीआरओ का वो होते हैं डीजीबीआर, ठीक है, जो कि रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पर होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बॉर्डर कनेक्टिविटी जो है वो बूस्ट करना होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटायरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में देखने को मिलता है। अर्लियर जो फंड है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैबिट से रिसीव हो रहा था। क्लियर है। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। करंटली अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन मेंटेन कर रहा है 21 स्टेट्स में, 1 यूनियन टेरिटरी जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बीआरओ जो ऑपरेट करता है मेंटेन करता है ओवर 32,885 किलोमीटर ऑफ रूट्स, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटली यहाँ पर बीआरओ देखे तो इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल रोहतंग पास के पास। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो अचीवमेंट जो है बीआरओ के, यहाँ पर आप अचीवमेंट्स देख सकते हो, कम्युनिटी अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर फॉर्मेशन, यहाँ पर सरफेसिंग, यहाँ पर परमानेंट वर्क, यहाँ पर परमानेंट ब्रिजेस। तो इस तरीके से हमें जो अचीवमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इस पर हम आते हैं। यूएस जो है फॉरेन स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि भैया अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो तुम चलो पहली फुर्सत में निकलो, इस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है। इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं विथ यहाँ पर डायरेक्टिव दिए हैं कि दे वोंट बी अलाउड टू स्टे इन दी कंट्री। वो यहाँ पर कंट्री में जो है उनको रहने नहीं दिया जाएगा अगर जो क्लासेस है वो एंटायरली ऑनलाइन हो जाते हैं। तो कोई भी पर्सन जो यूएस में एंटर कर रहा है और वहाँ पर रह रहा है इन वायलेशन ऑफ दिस, वो यहाँ पर डिपोर्ट जो है वो कर दिया जाएगा। अब देखिए जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यूएसए है, यहाँ से हम इंडिया से अगर जा रहे हैं तो इंडिया से जब जाते हैं तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारा पासपोर्ट चाहिए होता है और वीज़ा चाहिए होता है। दोनों डॉक्यूमेंट अगर होते हैं तो हम किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। यूएसए में जा रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ त्रुटियां निकलती है, कुछ खामियां निकलती है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो डिपोर्ट कर सकते हैं, फिर से हमारी कंट्री में हमें भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी यूएसए में एंटर करता है और वहाँ पर रह रहा है, अब पूरे ऑनलाइन अगर क्लासेस हो जाते हैं तो तुमको भैया वापस जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जा रहे हो तुमको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आईसीई डायरेक्टिव
इशू किए गए मंडे को यूएस टाइम से, और वो F1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है एकेडमिक वर्क के लिए जो आते हैं, और M1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वोकेशनल कोर्स वर्क के लिए आते हैं, उनके लिए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ ही दिन पहले हमने H1B वीज़ा जो है उसके रिगार्डिंग भी देखा था कि H1B वीज़ा जो है उसके लिए भी यहाँ पर जो यूएसए है उसने बैन लगा दिया है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। ओवर 46,000 F वीज़ाज जिसमें स्टूडेंट जो है फैमिली मेम्बर्स वो इंक्लूडेड है, इशू किए गए इंडियन इन 2019। रफली 11% ऑफ टोटल 3.9 लाख वीज़ाज जो है इशू किए गए उस साल, तो वो हमें यहाँ पर इंडियंस के देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है उसके तहत तो यही है कि भैया अब यहाँ पर कुछ वार्तालाप जो है वो तो की जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है, एफ स्टूडेंट वीज़ा आता है, एम स्टूडेंट वीज़ा आता है। अब आपको मैच द पेयर पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। मैच द पेयर में आ सकता है कि H1B वीज़ा यहाँ पर आपको दिया जाएगा, H4 वीज़ा यहाँ पर आपको दिया जाएगा, F वीज़ा यहाँ पर आपको दिया जाएगा, M वीज़ा। तो यहाँ पर आपको आगे उसके जो भी चीज़ें हैं वो दी जा सकती है। तो इस तरीके से आपको मैच द पेयर में पूछा जा सकता है। तो ऐसे सवाल आपको आ सकते हैं या फिर सेंटेंसेस में दिया जा सकता है, इसलिए ये आपको पता रहना चाहिए। एफ स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, है ना। एफ वीज़ा जो है रिजर्व होता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अटेंड करना चाहते हैं, बैचलर्स डिग्री परसीव करना चाहते हैं, मास्टर्स की डिग्री, डायरेक्टरेट की, प्रोफेशनल डिग्री। और एम वीज़ा जो है रिजर्व होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर वोकेशनल या फिर टेक्निकल प्रोग्राम जो है वो अटेंड करना चाह रहे हैं। देखिए दोनों में माइनर डिफरेंस है, दोनों ही स्टूडेंट्स वीज़ाज है लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है। एम जो है वो होता है टेक्निकल प्रोग्राम के लिए, एफ जो है वो होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्समेंट आती है वो यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये जो है ICE, ये फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अंडर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ICE ये स्टेट करता है अपना मिशन टू प्रोटेक्ट अमेरिका फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर क्राइम, इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट है तो उसके लिए, तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। अमिड LAC स्टैंड ऑफ इंडिया में यूएस जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर को जो थ्रेट है उसे डिस्कस करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो टेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, तो फॉरेन सेक्रेटरी जो हर्षवर्धन श्रृंगला वो यहाँ पर ट्यूसडे को डिस्कस कर रहे हैं ऑन गोइंग थ्रेट्स टू द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर यूएस काउंटर पार्ट्स के साथ। तो ये आप बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्विटर पर मैंने डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लाई भी किया था, हालांकि उनका रिप्लाई नहीं आया फिर से तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो खुलेआम बोलते हैं ना कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पूरे ग्लोब में चाइना की वजह से चल रहे हैं, है ना। तो ये पूरा थ्रेट सीधे तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है। यूएस ने कहा कि यहाँ पर जो ऑनगोइंग थ्रेट रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहे हैं, बायलैटरल मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यूएस ने अफर्म किया है कि यूएस और इंडियन विजन जो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ये यहाँ पर सभी कंट्रीज को प्रॉस्पर करने के लिए रहेगा, और जो विजन है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो ये एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। इंडिया जो है उसने ये भी कहा कि यहाँ पर जो कोऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस के साथ वो भी यहाँ पर डिपेंड करने की ज़रूरत है, स्पेशली इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 21-22 उस दौरान। अब यहाँ पर जब आप देखो तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो अपना डिफेंस परचेस प्लान कर रहा है फ्रॉम रशिया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन जो उसने कहा है कि इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरी वॉशिंगटन DC में वो यहाँ पर पार्टनर्स को अर्ज कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन जो है रशिया के साथ वो यहाँ पर हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो परमानेंट आर्मी कमीशन विमेन के लिए उसके स्थापना की यहाँ पर बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो उसने यहाँ पर सेंटर को 1 more month दिया है ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये जो चीज़ है हमने पहले भी आई थिंक मई जून जुलाई के आसपास हमने ये जो चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट ईयर, या फिर हो सकता है कि हमने नवंबर में की हो। तो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में हमने ये जो आर्टिकल है इस पर डिस्कशन किया था। सुप्रीम कोर्ट जो है ट्यूसडे को उसने कहा सेंटर को एक और महीना दिया कि वहाँ पर जो डायरेक्शन है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या परमानेंट कमीशन फॉर एलिजिबल वुमेन ऑफिसर इन द आर्मी, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देखा था, तो इसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अब एक और महीना यहाँ पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रूलिंग दी थी ऑन February 17, और उसी के साथ यहाँ पर क्या किया था उन्होंने विमेन को नॉन कॉम्बैट एरियाज जो है आर्मी में उसमें यहाँ पर ये दिया था, और उसी के साथ उन्होंने कहा था एन एब्सोल्यूट बार ऑन वुमेन सीकिंग क्राइटेरिया और कमांड अपॉइंटमेंट्स, ये यहाँ पर जो आर्टिकल 14 है उसका वायलेट करता है,
है ना। अब आर्टिकल 14 जो है क्या कहता है, तो ये आर्टिकल 14 जो है एमएम एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटी की सीरीज है उसमें अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया गया है। आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 यहाँ पर बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब यहाँ पर क्या है, जो स्टेट है वो किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को, पर्सन बोला गया है मतलब क्या है, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन से आर्टिकल सिटीजन्स के लिए अप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स दोनों के लिए अप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल जो है वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, कौन कौन से आर्टिकल्स है जो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आर्टिकल जो 18 है क्या वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, क्या 17 है क्या वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है ना, या फिर क्या वो आर्टिकल 23 जो है क्या वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, क्या आर्टिकल 25 जो है क्या वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है। तो ये कौन कौन से लॉज इसमें दिए गए हैं ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आर्टिकल 15 जो है क्या वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, क्या आर्टिकल 16 जो है क्या वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है। डायरेक्टली एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है कि अगर वो वायलेट हो तो डायरेक्टली हम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। सरकार को कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखो अनटचेबिलिटी जो है अगर वो होती है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते हो। डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो इन द सेंस क्या कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट को उसके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इतनी पेनाल्टी होगी, उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हो कि ये लॉ का हनन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है ये होता है डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। हमारे यहाँ पर सभी जो फंडामेंटल राइट है डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, उसके लिए सरकार को लॉज बनाने पड़ते हैं। जैसे कि जो चाइल्ड लेबर लॉ हो गए, है ना, वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट को लॉज बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 अगर आप देखो तो यहाँ पर बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। देखिए इस तरीके से इतना डिटेल में, इतना डीप में हमें सभी आर्टिकल्स को समझना पड़ता है, तब जाकर हमारी पढ़ाई अच्छी होती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर जो सीरीज अवेलेबल है उससे कई गुना डिफरेंट सीरीज और इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज एमएम एकेडमी पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, डिनाई नहीं किया जाएगा किसी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये सभी के लिए लागू होता है इन बेसिस पर, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। नहीं तो आप देखिए अलग अलग चीज़ों पर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि अगर आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का रिजल्ट लग गया और आप बोल रहे हो कि मेरे को मेंस देना है ना। अब कोई कुछ लोग मेंस दे रहे हैं, आप अगर मेंस नहीं दे पा रहे हो तो ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है ना। बाकी लोगों को मेंस क्यों दिया जाए, मैंने देने दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं देने दे रहे हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्योंकि इसमें से कुछ डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है क्या, नहीं, ये उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लगाया है कि जो प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करेगा सिर्फ वही मेंस दे पाएगा, है ना। तो इसके अलावा और जो ग्राउंड्स होते हैं उस पर आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ये ग्राउंड्स पर आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर परमानेंट आर्मी कमीशन जो है विमेन के लिए क्यों लाने की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो विमेन है वो यहाँ पर आर्मी में पहले 10 ईयर्स के लिए लाए जाते थे, एक्सटेंडेबल था 14 ईयर्स तक का, पहले से 10 साल के लिए लेंगे 14 साल तक। अब क्या होता था, ये जो टाइम पीरियड इसमें उनको प्रमोशन नहीं मिलता था। विमेन जो है उनके स्पेसिफाइड स्ट्रीम में ही उनके रोल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। हाउएवर फरवरी 2019 में यहाँ पर गवर्नमेंट जो उन्होंने एंडोर्स किया परमानेंट कमीशन फॉर एसएससी विमेन ऑफिसर 10 स्ट्रीम्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया तुम सभी इसमें विमेन जो है उनको अधिकार दे दो। आर्टिकल 14 जो है वॉयलेट हो रहा है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 15 भी वॉयलेट होता है, आर्टिकल 16 जो है उसमें भी ये होता है। तो अब यहाँ पर सभी को विमेन जो है उनको इक्वल अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो आपका रिविजन एक बार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो यहाँ पर हाईवे प्रोजेक्ट ले रहे हैं जो कि हेल्ड अप फॉर वांट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है कि जीओएम जो है वो हाईवे प्रोजेक्ट्स लिए हैं हेल्ड अप फॉर वांट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस, ठीक है। यहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो चाहिए होता है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस बेसिकली क्या है, तो ये सारी चीज़ों के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम जो चीज़ें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके पास एक हेल्दी डाटा अवेलेबल रहे। एज मेनी एज 187 हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो हेल्ड अप किए गए हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए इंडिया में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब देखिए यहाँ पर एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है उसमें समस्या भी काफ़ी ज़्यादा आती है। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स है अगर वो एनवायरमेंट को हानि पहुँचा रहे हैं तो बात सही है, बात अलग है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम नहीं पहुँचा रहे हैं, हानि नहीं पहुँचा रहे हैं,
उसके बाद भी अगर जो क्लियरेंस है उसके लिए अगर रोका जाता है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो बट ऑब्वियस है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं आ पाता है। तो इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी वजह से डिले होते हैं। जो अलग अलग क्लियरेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। जो FDI है वो नहीं आ पाता है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ पाता है। मेजर इशू जो है बिफोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पर फाउंड किया गया है ट्री कटिंग। मतलब यहाँ पर पेड़ कट हो रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर पाया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो फॉरेस्ट कवर है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से जो क्लियरेंस है वो यहाँ पर रुका हुआ है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स का जो क्लियरेंस है वो यहाँ पर रुका हुआ है। अब सवाल ये आता है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस, व्हाट इज फॉरेस्ट क्लियरेंस? फॉरेस्ट क्लियरेंस मीन्स एन अप्रूवल अकॉर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो यहाँ पर जब भी फॉरेस्ट क्लियरेंस के बारे में आपको कोई भी मेंस में सवाल पूछा जाए तो सीधे तरीके से आपको सबसे पहले तो यही लिखना है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस क्या है। ऐसा का ऐसा आप लिखोगे तो जबरदस्त आंसर बन जाएगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिलता है कि वो फॉरेस्ट एरिया जो है ये फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए जो ट्रीज यहाँ पर है उन्हें कट करना पड़ेगा। तो मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है उसे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए देना पड़ेगा अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और इसी हम कहते हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस। जब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसका क्लियरेंस दे देती है कि हाँ भैया तुम यहाँ पर लो और जो नॉन फॉरेस्ट जो पर्पजेस है उसके लिए इसका इस्तेमाल करो। खासकर जो रेलवेज होते हैं या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हर्ड इम्यूनिटी है उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है लेकिन और देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक नई स्टडी आई है, उसमें क्या कहा गया है ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई स्टडी पब्लिश की गई है लैंसेट में। उन्होंने कंक्लूड किया है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है अगेंस्ट कोविड-19 काफ़ी डिफिकल्ट है अचीव करना ये स्टेज पर, और एक सेपरेट कमेंट्री में डिस्क्राइब किया गया है कि ये अनअचीवेबल है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी ये रिफर किया जाता है एक ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर सर्टन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इससे इम्यून हो चुके हैं। ठीक है, ये जो डिसीज कॉजिंग पैथोजन होता है उससे इम्यून हो चुके हैं, तो अब फिर से उनके शरीर पर पैथोजन अटैक नहीं कर सकता है और वो इससे ग्रसित नहीं हो सकते हैं। खासकर जो वैक्सीनेशन होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वैक्सीन देते हो तो बहुत सारे लोगों को अगर वैक्सीन दे दी जाए तो फिर वो जो पैथोजन है वो अटैक नहीं कर पाएगा और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उससे बच जाएंगे। तो ये होता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी होती कैसी है? अब देखिए फॉर एग्जांपल कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर पर, अब मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, इसे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। हमारे शरीर पर अगर कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया तो हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देता है। एंटीबॉडीज़ जो है वो इस वायरस से लड़ते हैं और फिर जब इस वायरस से लड़ते हैं तो बट ऑब्वियस है कि उनको पता चल जाता है कि हाँ ये वायरस को इस तरीके से मार भगाना है। तो जब हम रिकवर हो जाते हैं हमारे बॉडी इम्यून हो जाती है उस वायरस के लिए, अगेन वो वायरस हम पर इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। यही होती है इम्यूनिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, यही इम्यूनिटी जो है वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है, फॉर से कि अगर 60% ऑफ द पॉपुलेशन किसी कंट्री की अगर वो इम्यून हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो वायरस है ये रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को अटैक नहीं करता है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कैन ऑल्सो बी रीच्ड व्हेन इनफ पीपल जो है वो इम्यून हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा है ना। अब दिस ब्रेक्स द चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये जो हर्ड इम्यूनिटी होती है इसकी वजह से क्या है कि ये इन्फेक्शन की जो चेन है ये ब्रेक कर देता है और जो मोस्ट वल्नरेबल है उन तक ये नहीं पहुंच पाता है। तो ये है हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन अभी ऐसा कहा गया कि एट दिस स्टेज हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी इम्पॉसिबल है। आप सोचिए इतने ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, अभी ये बोला जा रहा है हर्ड इम्यूनिटी जो है पॉसिबल नहीं है, अनअचीवेबल है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल है हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना, है ना। तो इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। याद आ रहा है वीडियो में बात की थी। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द न्यू स्टडी? नई स्टडी क्या बोल रही है कि लार्ज स्केल, यहाँ पर स्टडी अगर देखा जाए तो उन्होंने ये किया है कि 5% ऑफ द स्पेनिश पॉपुलेशन जो है एंटीबॉडीज क्रिएट किए हैं इन रिस्पॉन्स टू SARS-CoV-2 वायरस, है ना। ये इंप्लाई करता है कि एस्टिमेटेड 90% कंटिन्यूज टू बी सस्पेक्टेबल टू द वायरस। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा सस्पेक्टेबल है वायरस को। अब यहाँ पर स्टडी कितने सिग्निफिकेंट है, अब देखिए जो स्टडी है वो काफ़ी लार्ज इस पर की गई है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये स्टडी होती है,
मतलब यहाँ पर ये पुख्ता जो है वो सबूत के साथ पेश नहीं किया जाता। यहाँ पर एक स्टडी होती है कि भैया इतना इतना पॉपुलेशन हमने लिया हुआ है, इतनी इतनी चीज़ें हमने ली हुई है, इतना इतना सर्वे किया हुआ है, और उस हिसाब से हमें ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। अब इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? इम्प्लीकेशन ये है कि अब यहाँ पर जो कंट्रीज जिनकी कम पॉपुलेशन है और वो सोच रहे थे कि भैया हम यहाँ पर देखते ही नहीं है, पॉपुलेशन इतनी कम है, फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे, मोस्ट ऑफ द लोग को हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या है, हम यहाँ पर सेफ हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर वो भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। ये एक सिग्नल भेजता है बाकी कंट्रीज को भी कि यहाँ पर क्या है, हाई जो कोविड केसेस है, पेंडेमिक जो है वो यहाँ पर इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या है, हर्ड इम्यूनिटी जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। जब पेंडेमिक आया था, यूनाइटेड किंगडम ने हिंट किया था कि वो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी जो है वो करेंगे, 60% जो पॉपुलेशन है उनको यहाँ पर हो जाएगा और फिर यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अचीव की जा सकती है। अब यहाँ पर डाटा जो है सजेस्ट कर रहा है कि इतने ज़्यादा लोगों तक ये अभी तक पहुँचा भी नहीं है। या हम सोच रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन हो गई, इतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा भी नहीं है और इसने कितना आतंक जो है वो मना कर रखा हुआ है, और इसीलिए इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पर इनकम्प्लीट या फिर टेम्पररी रहेगी, है ना। ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, हो सकता है कुछ मंथ के लिए रहे, कुछ ईयर्स के लिए, अब पता ही नहीं है कि इम्यूनिटी जो है वो कितने दिनों के लिए हमें मिल रही है, ठीक है। और पेशेंट जो है वो कितने इम्यून फंक्शन रहेंगे उनके, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो कोरोना वायरस देखा जाए उससे रिलेटेड यही सारी चीज़ें मैंने उसमें कही थी, वीडियो में भी कही थी कि यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस के बाद हमें कितने दिन के लिए इम्यूनिटी मिल रही है। हो सकता है कि फिर से घूमकर हमारे पास फिर से वायरस जो है इम्पैक्ट कर दे, है ना। और इसीलिए ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी हुई है ना। अगर आपको याद होगा वीडियोस में, काफ़ी सारे वीडियोस में हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात की गई है, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने ये किया है, एक सेपरेट वीडियो भी इस पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूएस वीज़ा किस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने वीज़ास के बारे में देख लिया, अब इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स जो है मंडे को अनाउंस किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर कंट्री को लीव कर सकते हैं, डिपोर्टेशन हो सकता है अगर पूरे जो क्लासेस है वो ऑनलाइन हो जाते हैं। अब न्यू रेगुलेशंस क्या है, यहाँ पर इंडियंस जो है करंटली यहाँ पर एनरोल है स्कूल्स में, प्रोग्राम्स में, एंटायरली ऑनलाइन, ये यहाँ पर क्या होंगे, तो फिर से घर वापसी उनकी हो सकती है। वहाँ पर वो रह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो अल्टरनेटिव कोई स्टेप ले, जैसे कि यहाँ पर स्कूल में जाना, है ना, इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस लेना या फिर अप्रोप्रिएट मेडिकल लीव लेना, तभी वो वहाँ पर रुक सकते हैं, नहीं तो घर वापसी जो है ये पक्का है। स्टूडेंट जो यहाँ पर फिर से इंडिया में आ जाएंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि यूएस में एंटर करने से उनको फिर बार्ड जो है वो किया जा सकता है क्योंकि एंटायरली ऑनलाइन रहेगा, है ना। तो ये जो है ये हमें जो चीज़ें हैं उस पर देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इस पर रिस्क पर है। अब यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट जो एनरोल किए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब ऐसे स्टूडेंट्स वो यूएसए में रहेंगे, ठीक है, जो इंडिया में आएंगे वो यहाँ पर री एंटर करने के लिए भी अलाउड रहेंगे कि भैया तुम यहाँ पर री एंटर कर सकते हो जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल किया है। अब दिस एग्जाम्पशन डज नॉट अप्लाई टू F1 वीज़ा स्टूडेंट्स, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और M1 वीज़ा स्टूडेंट्स जो परमिटेड नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के, मतलब एनरोल इन एनी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यूएस गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर चेंजेस भी अनाउंस किए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस में जो है उनको यहाँ पर रिक्वायर्स टू डू मोस्ट ऑफ देयर लर्निंग थ्रू कॉन्टैक्ट क्लासेस, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखिए हमने पहले भी स्टार्टिंग में ही ये वाला आर्टिकल देखा हुआ है, इसलिए सिर्फ एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से आर्टिकल मैंने इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ऑनलाइन इसमें है उनको घर वापसी हो जाएगी और जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में है उनको नहीं होगी, और अगर भेजा भी जाता है फिर भी उनको री एंटर करने के लिए अलाउ किया जाएगा, लेकिन जो प्योरली ऑनलाइन इस पर है उनको री एंटर करने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया है, अब देखिए इसमें एक ट्वीट जो है हमें इनकी तरफ से भी देखने को मिला, जो सुंदर पिचाई उनकी तरफ से भी देखने को मिला कि ये जो चीज़ कर रही है सरकार कि H1B वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये सारी चीज़ें कर देना, ये हम न्यू टैलेंट को इस तरीके से रोक नहीं सकते हैं और हम यहाँ पर करते रहेंगे जब तक न्यू टैलेंट जो है वो आता नहीं है। तो हम यहाँ पर कोशिश जो है वो करते रहेंगे, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टिसन इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अम्ब्रेला ग्रुप में फंक्शन करता है टू इंडियन एंड इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक जो है वो बूस्ट करेगा नमामि गंगे को। इंडिया और वर्ल्ड बैंक ट्यूसडे को उन्होंने साइन किया है एक लोन अग्रीमेंट वर्थ $400 मिलियन, जिससे कि यहाँ पर नमामि गंगे प्रोग्राम जो है उसे एनहांस किया जा सके, गंगा को फिर से रिजुनोवेट करने के लिए।
यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट स्टेप्स क्या है जो क्लीन गंगा के लिए लिए गए हैं। 254 प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिले सैंक्शंस किए गए हैं। उसी के 131 प्रोजेक्ट जो है सैंक्शंस किए गए हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। रिहेबिलिटेशन जो है वो यहाँ पर लिया गया है, ओपन डिफिकेशन फ्री का लिया गया है। तो इस तरीके से मेगा प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है नमामि गंगे का। वर्ल्ड बैंक जो है वो सपोर्ट कर रहा है नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट को भी, जो कि यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है सेटअप करेगा एज ए नोडल एजेंसी और रिवर को मैनेज करेगा। फर्स्ट वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो है हेल्प कर रहा है टू बिल्ड क्रिटिकल सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर 20 पोल्यूटेड हॉटस्पॉट अलोंग द रिवर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइविंग द गंगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इन्वॉल्व क्या क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ घाट्स, उसी के साथ जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर उसे डेवलप करना, जो ट्री प्लांटेशन है उसे अफॉरेस्टेशन करना, जो ड्रेन प्रोजेक्ट्स है उसमें यहाँ पर अच्छा करना, इंटरसेप्टर यहाँ पर ड्रेन प्रोजेक्ट को, थ्रैश स्कीमर और प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। अब ग्लांस में अगर देखिए वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 189 मेंबर कंट्रीज है। वर्ल्ड बैंक क्रिएट किया गया था 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उसी के साथ साथ इसमें दो इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में अगर देखें, क्रिएट किया गया था अक्टूबर 2016 में अंडर रिवर गंगा रिजनरेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज ऑर्डर 2016। अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने रेगुलरली प्रॉपर तरीके से आ सके, जो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उन्हें यहाँ पर मात देकर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।